कैप्टन टॉपर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो 2016 में लोअर पीसीएस में पूछा गया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की अगर बात कर ली जाए कि कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में समझते हैं। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन काल में कुल 355 आविष्कार किए थे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो उनके द्वारा 1867 में डायनामाइट की खोज के द्वारा हुआ। ठीक है, तो डायनामाइट की उन्होंने खोज की और इसी के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। और जितना भी पैसा उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया उन्होंने स्विस बैंक में उसे डिपॉजिट कर दिया और उससे जो भी ब्याज आता था तो उन्होंने 1895 ईस्वी में किसमें 1895 ईस्वी में एक संस्था नोबेल संस्था की स्थापना की और यहीं से उन्होंने कहा कि विश्व भर में 5 क्षेत्रों के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और 1901 से पुरस्कार वितरण भी शुरू हो गया। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत देने की कब से हुई है? 1901 में। फिर 1968 में क्या हुआ कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाने की घोषणा की गई। मतलब 1968 में घोषणा हुई और 1969 में क्या किया गया? अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अब देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले भौतिकी, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथे नंबर की बात कर लें तो आपका किस में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, और सबसे लेटेस्ट जो है सबसे बाद वाला अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें विश्व भर में लोगों को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? ठीक है, तो राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को क्या किया था? राष्ट्रपिता कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एक नाम आता है एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था, उपाधि दी थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को पहले नेताजी कहा था, लेकिन जो मान्यता है वो ये है कि एडोल्फ हिटलर ने ही क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। तो नेताजी को किसने उपाधि दी? एडोल्फ हिटलर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। और महात्मा गांधी को अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हम लोगों के अटेम्प्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की हम जानते हैं 18 वर्ष को ही वयस्क मान लिया जाता है। वोट देने की उम्र कितनी है? 1800। लेकिन इससे पहले कितने वर्ष की थी? 21 वर्ष थी। तो समझते हैं 1988 में संविधान में एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया कि अब वोट देने की जो न्यूनतम पात्रता है वो क्या कर दी जाएगी? 18 वर्ष। और वो लागू कब से हुई? 1989 में। तो 1989 से ही उम्र को घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मूल संविधान में क्या क्या था? तो देखिए
365 अनुच्छेद थे, 365 आर्टिकल और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है। और शब्दों के बारे में भी पता चल गया कितने हैं? 1,20,000। 1,20,000 शब्दों के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है द गोल्डन बर्ड, ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों किताबें जो हैं ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? इनको एक उपाधि दी गई है जिसका क्या नाम है? भारत की कोकिला। तो भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अच्छा, यहीं पे सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सरोजिनी नायडू वह पहली महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने 1925 में कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन है? वो सरोजिनी नायडू है। और सरोजिनी नायडू ही किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल भी रही है। और वो भारतीय राज्य क्या था? उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में अगर बात की जाए या प्रथम राज्यपाल ही कह दिया जाए तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। तो यहाँ से हमें कई क्वेश्चन के आंसर मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अववाहन है? तो ऑप्शन नंबर ए अरीय, ऑप्शन नंबर बी खंडित, ऑप्शन नंबर सी वृक्षनुमा, ऑप्शन नंबर डी जालीदार। देखिए, अरीय का मतलब होता है कि यू आकार, मतलब आयताकार में बहने वाली नदियों को अरीय कहा जाएगा। खंडित का मतलब होता है कि जैसे यहाँ बह रही हैं फिर यहाँ पे स्थलखंड दिखने लग जाए और बीच में से फिर आगे नदी निकलो, मतलब यहाँ पे भूमिगत हो जाए, खंडित कहेंगे। वृषण का मतलब होता है कोई नदी आ रही है कई शाखाओं में बह रही, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। और यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है? असम में है, माजुली बना है। ठीक है। उसका नाम क्या है? माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा बना है। ठीक है। तो इस तरीके से वृक्षनुमा हो गया। और जालीदार का मतलब क्या हो गया? जालीदार ऐसा कोई भी है नहीं कि इस तरीके से कोई नदी बह रही हो। जालीदार मतलब क्या हो गया कि यहीं से इसके कई रास्ते हो नदियों के। ठीक है। और इस तरीके से कटान हो। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अरीय के बारे में समझ गए, जो यू शेप में बहती हैं। खंडित के बारे में समझ गए, वृक्षनुमा के बारे में समझ गए। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कैसी बहती हैं? वो अरीय बहती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया। और उस समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। ठीक है। तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या किया गया? 4 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने लोग बाहर रह रहे हैं वो आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो भारत प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी भारत आए थे। ठीक है। तो उनकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नकद इनाम प्रदान किया जाता है? तो नकद इनाम जो मिलता है वो 5 लाख रुपए मिलता है। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना भी यहीं देख लेते हैं कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। ठीक है। और ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है वो कब पड़ता है? 29 अगस्त को पड़ता है। ठीक है। तो 29 अगस्त को इनका जन्मदिन पड़ता है। इनके जन्मदिन को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसी दिन भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसी राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला? ध्यानचंद का जन्म कब है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। और ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई और 5 लाख रुपए उसमें
प्रदान किया जाता है। अच्छा, ध्यानचंद पुरस्कार देते किसको हैं? जिन्होंने जीवन भर खेल क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया हो, उनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो नौसेना की बात कर रहे हैं तो एडमिरल हो जाएगा। एडमिरल जो होता है वो भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर रहता है। और जनरल कौन है? तो जनरल थल सेना अध्यक्ष होता है। ठीक है, थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? जनरल होता है। एयर चीफ मार्शल, एयर मतलब क्या हो गया? वायु। ठीक है, और चीफ मतलब मुख्य। ठीक है, तो वायु का जो सबसे मुख्य अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सर्वोच्च स्थान पर, उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल किसको कहा जाता है? वायुसेना में सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। जनरल किसको कहा जाता है? थल सेना में। और एडमिरल नौसेना में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कमेंट करके आप बताइएगा भारत में नौसेना में और थल सेना में और वायुसेना में सर्वोच्च अधिकारी कौन कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई जो है ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई है। उसके बाद कौन आएगा? चेन्नई। ठीक है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और उसके बाद चेन्नई। और चेन्नई भारत का बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कहाँ है? भारतीय राज्य तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में चेन्नई जो है वो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में करके बताना है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन टॉपर।